हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने आपके सामने फिलिप्स कर्व डिस्कस किया था और ये बताया था कि ए डब्ल्यू फिलिप्स के नाम पर फिलिप्स कर्व बना है। फिलिप्स कर्व का प्रतिपादन ए डब्ल्यू लिप्से ने किया था। इन्होंने जो स्टडी की थी वो इंग्लैंड में की थी। उस स्टडी में इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से संबंधित डेटा एकत्र किए थे और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था कि इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है और इन दोनों के बीच संबंध दिखाने वाली रेखा फिलिप्स कर्व के नाम से जानी गई। फिलिप्स कर्व को प्रूफ करने के लिए अमेरिका में एक स्टडी की गई। उस स्टडी में भी ये पाया गया कि ये फिलिप्स कर्व बिल्कुल सही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो है वो इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। आज के टॉपिक में हम आपके साथ में ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फिलिप्स कर्व में लिप्से का योगदान क्या रहा है। लिप्से ने ये बताया कि जो फिलिप्स कर्व है बिल्कुल सही है, ये प्रूवन है। फिलिप्स कर्व सैद्धांतिक आधार पर भी सही है। इन्होंने दो सैद्धांतिक आधार बताए फिलिप्स कर्व के। पहला आधार ये बताया है कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्सिस डिमांड ऑफ लेबर, यानी कि वेज रेट और एक्सिस ऑफ डिमांड ऑफ लेबर में कैसा संबंध पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। जैसे जैसे डिमांड ऑफ लेबर बढ़ती है वैसे वैसे वेज रेट बढ़ती जाती है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कि दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सिस डिमांड ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सिस डिमांड ऑफ लेबर में कैसा रिलेशन पाया जाता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, यानी कि विपरीत संबंध पाया जाता है। एक्सिस ऑफ डिमांड ऑफ लेबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी माइनस एस अपॉन एस। जैसे जैसे एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर जब शून्य हो जाएगी, एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर जब शून्य हो जाएगी तो लेबर मार्केट में संतुलन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बेरोजगारी दूर हो गई। एक्सेस डिमांड शून्य हो सकती है, शून्य पे हम ये मानते हैं कि लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम हो गया है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम समाप्त हो गई है, वो रहती की रहती है। देखिए होता क्या है कि जब बेरोज़गारी होती है, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं। जब वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं तो वैकेंसी तुरंत तो फिल हो नहीं जाती हैं, उसको फिल होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कभी कभी 2 साल 4 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन बेरोज़गारों को काम देने का हमने सोचा था उतनी वैकेंसी निकाली, लेकिन उस दौरान में 2 साल या 3 साल के दौरान में जितने दौरान में वैकेंसी फिल नहीं होती है उस दौरान में तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से क्रिएट होने लगता है, फिर से बेरोजगारी की संख्या में बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है। और ये बेरोजगारी कैसे दिखती है, जब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैकेंसीज। वही वाली बात बताई ना कि वैकेंसीज निकली है, उसके कंपैरिजन में अगर बेरोजगार व्यक्ति ज़्यादा है तो हम कैसे बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सेस डिमांड जो है वो डी माइनस एस अपॉन एस के फॉर्मूले से निकाली जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसको जब एक बेरोजगारी कभी शून्य नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है चाहे अतिरिक्त मांग का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, लेकिन बेरोजगारी कभी शून्य नहीं हो सकती है। इसका कारण हमने बता दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं, पहली बात है कि वो उतनी नहीं होती हैं जितने व्यक्ति बेरोजगार हैं। दूसरी बात ये है कि अगर उतनी होती भी हैं वैकेंसीज तो वैकेंसीज को फिल करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम के दौरान में टाइम बहुत लंबा लगता है। उस टाइम के दौरान में पुनः अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट होने लगती है। तो इस तरह से इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि फिलिप्स कर्व का जो आकार होता है वो नेगेटिव होता है। इसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में विपरीत संबंध होता है। और इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन किया है इन्होंने, फिलिप्स ने या लिप्से ने, वो वेज रेट के रूप में किया कि जब वेज बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन आ गया, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है।
ये बात सबने सिद्ध कर दी है। स्वयं फिलिप्स ने सर्वे के आधार पर ये निकाला था, बिल्कुल सही है। उसके बाद में अमेरिका में स्टडी करके ये देखा गया कि फिलिप्स ने जो बताया बिल्कुल सही है, कर्व की आकृति वैसी होती है फिलिप्स कर्व की। इसके बाद लिप्से ने भी सैद्धांतिक आधार पर ये सिद्ध कर दिया है कि फिलिप्स कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप का ही होता है, बाएं दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। कारण ये कि वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशन होता है, या कहिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशन होता है। इस इन्वर्स रिलेशन को लिप्से ने भी इसी प्रकार दिखाया है, और ये दिखाया है कि अनएम्प्लॉयमेंट कभी शून्य नहीं हो सकता। एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो कर्व है फिलिप्स कर्व, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। तो फिलिप्स के कर्व के बारे में इतना ही। आज आपका फिलिप्स कर्व कंप्लीट हो गया है। आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।